हाँ जी, देखिए आगे देखते हैं अपन वर्ग 12-16 के तत्व। कहने का मतलब ये होगा, इसमें एक तत्व तो 12 का होगा और दूसरा तत्व 16 का होगा। जैसे अपन वर्ग 12 के तत्वों को लिखें Zn, Cd और Hg, और वर्ग ये तो 12 है और दूसरा वर्ग ले लेते हैं वर्ग 16। वर्ग 16 ले लिया। अब इस वर्ग 16 में देखो अपन लेते हैं उस से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो या उससे टीपो, कैसे भी लिख सकते हैं इसे। अब इसमें देखो जैसे अपन बना लेते हैं ZNS, CDS, CDSE, HG, TE, इस तरह से हैं। इस तरह से जो तत्व बनेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, वर्ग 12-16 के तत्व। एक तत्व देखो 12 का है और दूसरा तत्व 16 का है, ठीक है। इसी तरह से एक और देखें, इसी तरह से वर्ग 13-15 के यौगिक हैं। जैसे वर्ग 13 को लिखूं मैं, वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं तुम्हारे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। और वर्ग 15 में कौन से, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार, ठीक है। जैसे अपन इसको बनाएं INSB, जैसे INSB, ठीक है। और तुम्हारा ALN, ठीक है, GAAS, गैलियम आर्सेनाइड, GAAS, ALP, इस तरह से, ठीक है। ये जो यौगिक बनते हैं इनको क्या कहते हैं, 13-15 के यौगिक। इसमें जो गैलियम आर्सेनाइड है इसको जरूर याद रख लेना, इसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। क्या नाम है, गैलियम आर्सेनाइड है इसका नाम। और ये संकेतों को तुरंत पहचानने का काम करता है, ठीक है। इसका वर्क क्या है, संकेतों को तुरंत पहचानने का। कौन से, ये जो श्रव्य दृश्य संकेत होते हैं ये भी काम करता है उसमें, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन ठोसों में चुंबकीय गुण। देखो चुंबकीय गुण भी होते हैं, जैसे चालकता प्रदर्शित करते हैं ठोस, ऐसे ही चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने नाभिक बनाया है, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी दो तरह की गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर ही घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक सूर्य के चारों ओर गति करती है, ठीक है क्या नहीं। और उससे क्या बनता है, पूरा ईयर। तो दो तरह से गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर और एक सूर्य के चारों ओर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर वाली गति को अपन क्या कह देते हैं, कक्षीय गति, कक्षीय गति या कक्षीय गति, ठीक है। और जो नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे ये अपने अक्ष पर घूमता रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, चक्रण गति। क्या कहते हैं, चक्रण गति। तो दो तरह की गति करता है इलेक्ट्रॉन, एक तो अपने नाभिक के चारों ओर और एक अपने अक्ष पर। अक्ष वाली गति को कहते हैं चक्रण गति, और नाभिक के चारों ओर कहलाती है कक्षीय गति। तो इससे इन गतियों के कारण इस इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के इस व्यवहार को चुंबकीय आघूर्ण द्वारा में मापते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन।
बोर मैग्नेट्रॉन। इसके मापन की इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन होती है, जिसे अपन शॉर्ट में MB भी लिख देते हैं, M और B। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। और एक बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि एक बोर मैग्नेट्रॉन, एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूछ ले तो इस वजह से लिखा दिया है, बुक में है अपने में कि एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर कितने एम्पियर इंटू मीटर होते हैं, तो वैसे ही याद कर लेना जनरली। अब देखो, ठोसों में चुंबकीय गुण तो होते ही हैं, और फिर इस आधार पर ठोसों को डिवाइड कर दिया है, आगे भी डिवाइड कर दिया है। फिर हमें देखो, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5। अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोचुंबकत्व, प्रतिलोचुंबकत्व और लघु लोचुंबकत्व। लघु लोचुंबकत्व को फेरी चुंबकीय भी कहते हैं। ये इनके उदाहरण हैं: अनुचुंबकत्व यानी कि O2 Cu+2 Fe+3 TiO Ti2O3 CuO VO2। प्रतिचुंबकत्व में NaCl H2O C6H6 और लोचुंबकत्व में FeCO Ni। लोहा इसका प्रमुख उदाहरण है Fe, और कोबाल्ट, निकिल, गैडोलीनियम GD गैडोलीनियम और CrO क्रोमियम ऑक्साइड। प्रतिलो चुंबकत्व में उदाहरण है MnO, और लघु लो या फेरी चुंबकीय में है Fe3O4, और Fe3O4 को कहते हैं मैग्नेटाइट, और इसको ZnFe2O4 को कहेंगे जिंक फेराइट। जिंक की जगह अगर मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम फेराइट, और यदि कॉपर होगा तो कॉपर फेराइट। इस तरह से ये बन जाते हैं। अब देखो, इनमें क्या क्या गुण होते हैं। ये अनुचुंबकत्व, ये एक तो ये, और एक लोचुंबकत्व और लघु लोचुंबकत्व। ठीक है, ये चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित। ये क्या होते हैं? चुंबक की ओर आकर्षित। और शेष बचे प्रति वाले, एक तो ये और एक ये। प्रतिचुंबकत्व और प्रतिलोचुंबकत्व, जो प्रति वाले हैं वो कैसे होते हैं? प्रतिकर्षक, प्रतिकर्षक। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व और प्रतिलोचुंबकत्व प्रतिकर्षित होते हैं। देखो, अब सभी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व, लोचुंबकत्व और लघु लोचुंबकत्व आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रबलता का अंतर है। जो अनुचुंबकत्व पदार्थ हैं वो दुर्बलता से होते हैं। चुंबक की ओर आकर्षित तो होते हैं, जैसे ये मैंने चुंबक बनाई, ये क्या है? चुंबक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बुरादा पड़ा हुआ है, कोई सा ठोस है हमें नहीं पता है, और यदि ये दुर्बल रूप से आकर्षित होता है तो वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकत्व। और यदि प्रबलता से आकर्षित होता है तो वो लोह चुंबकत्व। और जो थोड़ी धीमी गति से आकर्षित होता है, लघु लोह चुंबकत्व। ये लघु लोह चुंबकत्व की प्रबलता लोह चुंबकत्व से तो कम होती है, लेकिन अनुचुंबकत्व से कैसी होती है? ज्यादा। तो अगर प्रबलता की बात करें तो सबसे तीव्र प्रबलता से चुंबक की ओर आकर्षित कौन होगा? लोह चुंबकत्व। और थोड़ा दूर, थोड़ा कम प्रबलता से फेरी चुंबकीय, और सबसे कम प्रबलता से अनुचुंबकत्व। ठीक है, इसी तरह से प्रतिचुंबकत्व और प्रतिलोचुंबकत्व में अंतर है। प्रतिचुंबकत्व जो पदार्थ होते हैं वो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन दुर्बलता से। प्रतिलोचुंबकत्व भी प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन प्रबलता से। ठीक है, तो ये है, इन दोनों का कोई मध्यवर्ती नहीं है। जैसे इन दोनों का मध्यवर्ती क्या था? लघु लोह यानी कि फेरी चुंबकीय। अब देखो, इन लोह चुंबकीय पदार्थों में एक खास विशेषता पाई जाती है
पहले तो अनुचुंबकीय के बारे में जानकारी दूं मैं। देखो, जो अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकत्व पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा होगा? अनुचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व में कैसे होते हैं? युग्मित। कैसे होते हैं? युग्मित। यहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने का रोल है, केवल एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन ही रोल दर्शाते हैं। ठीक है क्या नहीं? जैसे मैं Cu+2 की बात करूं तुम्हारे लिए, Cu+2। Cu+2 में क्या होता है? आर्गन। कॉपर का होता है 29 यानी कि 3d9। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 3d9 इसका विन्यास देखें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इस तरह से होगा। ठीक है। अब इसमें तुम देख सकते हो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो लोहचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इसमें समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एक ही दिशा वाले होते हैं, जिनका संरेखण एक ही दिशा में होता है, वो समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह। और इस समूह को अपन क्या कह देते हैं? डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। मतलब यहाँ पे तो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन अपना अपना चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का समूह बन जाता है और उस समूह को क्या कह देते हैं? डोमेन। और ये इस डोमेन को अपन बड़ी तीर के द्वारा प्रदर्शित कर दे, बड़ी तीर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जिनका संरेखण एक ही दिशा में है। तो इन डोमेनों का संरेखण वैसे तो अनियमित रूप से रहता है, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इन डोमेनों का संरेखण एक ही दिशा में होने लगता है। ठीक है, एक ही दिशा में हो जाता है, और जिसके कारण ये चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लो चुंबकीय। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समूह पाया जाता है, उस समूह को डोमेन कह देते हैं। ये डोमेन जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तब तो ये अनियमित वितरित होते हैं, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इन डोमेनों का संरेखण एक दिशा में हो जाता है और ये चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए तो भी इन डोमेनों का संरेखण उसी दिशा में बना रहता है, और इस प्रकार ये स्थायी चुंबक हो जाते हैं। तो किस प्रकार के ठोस स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? लो चुंबक। कैसे? लो चुंबकत्व पदार्थ बनाए जा सकते हैं। प्रति लो चुंबकत्व में क्या होता है कि इन डोमेनों का संरेखण विपरीत हो जाता है। एक सीधा रहेगा तो एक उल्टा हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। डोमेन, इलेक्ट्रॉन नहीं, डोमेन। ठीक है, और इसमें लघु लो चुंबकीय में अनियमित होता है, समानांतर प्रति समानांतर क्रम में अनियमित होता है। जैसे मान के चलो एक सीधा आ गया, एक सीधा आ गया तो दो उल्टे आ गए। डोमेन है ये, ध्यान रखना, बनाने में थोड़ी परेशानी आ रही है इस वजह से। जैसे दो उल्टे आ गए, तीन सीधे आ गए, मान के चलो एक उल्टा आ गया, फिर दो सीधे हो गए। अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित। अनियमित होने के कारण ये थोड़ी कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो ये वाली बात होती है अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लो चुंबकत्व और प्रति लो चुंबकत्व। अब इसमें एक चुंबक
चुंबक के आधार पर ठोसों के प्रकार। अब देखते हैं आगे, देखो पैरावैद्युतता नेक्स्ट टॉपिक है। पैरावैद्युतता क्या होता है कि कोई भी ठोस है, वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, पायरो यानी कि फायर, फायर यानी कि फायर, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, मतलब आग देने पर क्या उत्पन्न होगी, विद्युत। अब इसमें देखो जैसे आग कैसे देनी है हमें, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, पहले मैं इसे गर्म करता हूं और फिर ठंडा करता हूं, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। तो बार बार गर्म करने से, बार बार ठंडा करने से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ध्रुवणता परिवर्तित हो जाती है, ध्रुवणता में परिवर्तन आ जाता है, मतलब एक छोर इसका प्लस का बन जाता है, एक छोर माइनस का बन जाता है, और ये एक द्विध्रुव के भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो गर्म और ठंडा करने पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस गुण को अपन क्या कहेंगे, पैरावैद्युतता। ठीक है। अब देखो इसमें उदाहरण कौन कौन से जाते हैं तुम्हारे, गैलियम नाइट्राइड का विशेष ध्यान रखना है इसमें, गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, गैलियम नाइट्राइड। इसको तो कम से कम याद ही रखना। ठीक है, गैलियम नाइट्राइड में कौन सा गुण पाया जाता है, पैरावैद्युतता। अब गैलियम नाइट्राइड के अलावा लिथियम टेंथैलेट, लिथियम TaO4, इसको क्या कहेंगे, लिथियम टेंथैलेट। ठीक है, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बहुलक है, इसका कोई ऐसा सूत्र नहीं होता, बहुलक वालों का सूत्र में बनाएंगे। वैसे देखा जाए तो बहुलक में ये सूत्र बनता है इसका, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला सूत्र बनता है, बहुलक वाले पार्ट में देखेंगे। और इसके अलावा भी यदि हम देखें तो सीजियम नाइट्रेट और होता है एक, सीजियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट यानी कि CsNO3। सीजियम नाइट्रेट भी पैरावैद्युतता का गुण दर्शाता है। और फेनिलफ्रीडिन के व्युत्पन्न, और क्या रहते हैं, फेनिलफ्रीडिन के व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये होता है। तो पैरावैद्युतता क्या होगा कि कोई क्रिस्टल है, उसे गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा करने पर उसके ताप में परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, पैरावैद्युतता। अब इसमें देखो एक और होता है ताप विद्युतता। क्या होता है, ताप विद्युतता। ताप विद्युतता में क्या होता है कि जैसे ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक छोर को अपन क्या कर रहे हैं, गर्म, और दूसरे छोर को अपन क्या कर रहे हैं, ठंडा। मतलब एक साथ दो टेम्परेचर दे रहे हैं क्रिस्टल को। यहाँ पे तो एक बार में एक ही टेम्परेचर दिया जा रहा था, एक साथ पूरे क्रिस्टल को गर्म कर रहे थे और एक साथ पूरे क्रिस्टल को ठंडा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दो टेम्परेचर एक साथ दिए जा रहे हैं, एक बार गर्म, एक छोर को अपन गर्म कर रहे हैं, दूसरे छोर को क्या कर रहे हैं, ठंडा, तो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और इस प्रकार को अपन इस बारे प्रभाव को क्या कहेंगे, ताप वैद्युतता।
क्या कहेंगे, ताप वैद्युतता। ठीक है, तो ध्यान रखना ताप वैद्युतता और पैरा वैद्युतता इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओके, अब अपन एक त्रिभुज देखते हैं। देखो, पायरो इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाने वाला चित्र या त्रिभुज, इसे त्रिभुज के साथ दर्शाया जाता है। ये त्रिभुज बना दिया हमने और इस त्रिभुज में एक कोने पर तापीय ऊर्जा, एक कोने पे विद्युत ऊर्जा और एक कोने पे गतिज ऊर्जा। देखो, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे मान के चलो, ताप, किसी कोई क्रिस्टल है, उसे तापीय ऊर्जा दी हमने, गर्म किया, ताप दिया, तो ताप देने पर इलेक्ट्रॉनों में कंपन उत्पन्न होगा और कंपन होने पर वो गति करेंगे और गति अगर करेंगे तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा। या फिर इस विद्युत ऊर्जा से देखते हैं अपन, जैसे मान के चलो कोई भी क्रिस्टल है, उसे अपन तापीय ऊर्जा नहीं दे रहे, डायरेक्ट अपन क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे और गति करने से टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा, यानी कि तार गर्म हो जाएगा या क्रिस्टल गर्म हो जाएगा। तुम देखते हो अपन जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ तार जो होते हैं वो गर्म भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। जैसे अपन बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा है, कोई किसी को अपन गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ा दी हमने किसी भी कारण से, है क्या नहीं, तो या तो वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा या फिर वो विद्युत ऊर्जा में। अगर तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हुई तो भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी और गतिज ऊर्जा हुई तो फिर तापीय ऊर्जा। मतलब तीनों ही एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे तापीय ऊर्जा और ये विद्युत ऊर्जा दर्शाई है, ऊपर गतिज ऊर्जा दर्शाई है, इनको कैसे भी एक दूसरे को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि एक तरफ ताप आएगा, एक तरफ विद्युत आएगी, एक तरफ गतिज आएगी। बस ये चित्र याद रखना है, बाकी और इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर आ जाए बाई चांस, क्योंकि ये नई सिलेबस में नया जुड़ा है, पिछले नोट्सों में मैंने नहीं कराया था, तो इसको बना लेना, ऐसे कि ऐसे याद रख लेना कि कौन सा त्रिभुज है या किस तरह से दर्शाते हैं उसे। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ ठोसों की समन्वय संख्या। कुछ ठोसों की समन्वय संख्या कैसे है, ये तो मैं डायरेक्ट याद रखने हैं। अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, होता ये मतलब पुराने सिलेबस के हैं, क्वेश्चन यों की यों रख दिया है, लेकिन इनको मतलब सिलेबस से तो हटा दिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं हटाए, टॉपिक हटा दिए हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं हटाए। पहले भी वैसे भी ये ऐसे समन्वय संख्या याद करने को ही थी, अभी भी ऐसे याद रख लेना। NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6:6। CsCl की 8:8 और ZnS की 4:4। CaF2 को अपन फ्लोराइड कहते हैं और इसकी कितनी होती है, 8:4। Na2O इसको क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड और ये कितनी होती है, 4:8। देखो इधर वाले पोर्शन जो है, इधर वाला जो अनुपात है वो कौन सा है, धनायनों का, किसका है, धनायनों का, और इधर वाला जो है वो किसका है, ऋणायनों का। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं यूं कहूं कि NaCl में Na+ की समन्वय संख्या कितनी है, 6, धनायन है ना, Na+6, और Cl की कितनी है, 6। जैसे Na2O में सोडियम की कितनी समन्वय संख्या है, 4 और ऑक्सीजन की 8। ठीक है, देखो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, देखो मैं करके बताता हूं तुम्हें। देखो इस समन्वय संख्या पे आधारित ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी। एक तो दे रखा है NaCl, किसके बारे में पूछ रहा है, ये ऋणायन की। NaCl में Cl ऋणायन है और इस NaCl में Cl की समन्वय संख्या 6, इसकी कितनी होती है, 6। और ZnS में सल्फर की कितनी है, 4 और CaF2 में फ्लोरीन की कितनी है, 4। Na2O में ऑक्सीजन की कितनी है, 8। तो आंसर कौन सा सही जाएगा, ये। ठीक है, तो Na2O यानी कि एंटी फ्लोराइड
सही आंसर जाएगा। समन्वय संख्या 8 किस धनायन के लिए होगी? देखो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड में सीजियम की धनायन की पूछ रहा है भाई, ये धनायन इसमें होती है 8, ZnS में होती है जिंक की कितनी होती है 4, NaCl में Na की होती है 6 और Na2 में Na की होती है 4। तो आंसर सही कौन सा जाएगा? सीजियम क्लोराइड। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि किसकी समन्वय संख्या ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, और देखते हैं अपन, देखो एकक कोष्ठका का घनत्व, इसका घनत्व ज्ञात करना है एकक कोष्ठका का। और घनत्व बराबर क्या होता है? D बराबर कैपिटल M बटे B, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखते हैं, अब एकक कोष्ठका का खुद का तो द्रव्यमान होता नहीं है। ठीक है, एकक कोष्ठका का खुद का द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान किसका होता है? परमाणुओं का। किसका? परमाणुओं का। तो देखो, माना एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, कितनी है? Z। कितनी है? Z। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। चूंकि वो इसमें लिखेंगे, अतः एकक कोष्ठका का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि Z इंटू स्मॉल m। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान। और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? चूंकि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? कैपिटल M बटे Na, यानी कि उसका जो मोलर मास है उसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देते हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला संबंध कैसे आ जाता है? देखो, जैसे हमें पता है एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? एक मोल में परमाणु कितने होते हैं? Na। ठीक है, और एक मोल में द्रव्यमान कितना होता है? परमाणुविक द्रव्यमान के बराबर, यानी कि उसका जो अणुभार होता है वही होता है। यानी कि इसको अगर हम उल्टा सोचें कि Na अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? कैपिटल है। चलो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं यूं कहूं सोडियम का हाइड्रोजन का उदाहरण ले लेते हैं। चलो छोड़ो, हाइड्रोजन का 1 मोल है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 मोल। H2 लिया है। ठीक है, H नहीं लिया है। अब तुम चाहोगे साथ 2 से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, H ले लेते हैं। H ले लिया। अब 1 मोल का जो भार होगा, भार कितना होगा? 1 ही होगा, है क्या नहीं? 1H1। और इसमें 1 मोल में परमाणु कितने होंगे? 6.023 गुणा 10⁻23, यानी कि मैं यूं कहूं कि इसके 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का भार कितना है? 1।
ये परमाणु है, ठीक है। इसका मतलब क्या है Na और इसका मतलब क्या है कैपिटल है, यही तो बात है। तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणुओं का भार कितना है? एक, तो एक परमाणु का भार कितना होगा? 1/N, और एक क्या था यहाँ पे कैपिटल है। तो एक परमाणु के लिए क्या निकल के आएगा? इस भार में Na का भाग लगा देंगे कि नहीं? तो एक परमाणु का भार निकल आता है। तो ये इस तरह से ये सूत्र आता है। एक परमाणु का भार आ गया, तो अब भार तो आ गया, और आयतन, एकक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका का आयतन कितना होता है? AQ। इसलिए एकक कोष्ठका का घनत्व एकक कोष्ठका का घनत्व यानी कि D, ऊपर की तरफ तो क्या आ जाएगा? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठका का आयतन। ठीक है, एकक कोष्ठका का द्रव्यमान और बटे एकक कोष्ठका का आयतन। तो यहां से अपन देखेंगे एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना है? Z इंटू स्मॉल m, Z इंटू स्मॉल m, और बटे आयतन कितना है? AQ। तो D बराबर Z इंटू स्मॉल m। स्मॉल m किसके बराबर है? ये स्मॉल m है एक परमाणु का द्रव्यमान कैपिटल M बटे Na, कैपिटल M बटे Na, और ये AQ पहले से ही है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र निकल के आ जाता है D बराबर घनत्व बराबर Z इंटू कैपिटल M बटे AQ इंटू आवोगाद्रो संख्या। तो इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि D बराबर जमाना, क्या? जमाना। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। अब यहाँ पे इनको प्रदर्शित कर लेंगे। Z बराबर D बराबर तो क्या है भाई? घनत्व, और Z बराबर क्या है? परमाणुओं की संख्या। M बराबर क्या है? मोलर द्रव्यमान या परमाणुविक द्रव्यमान। या परमाणुविक द्रव्यमान, और Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या, और A क्या है? कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। कोर यानी कि किनारे की लंबाई। कर सकते हो क्या? नहीं, इस तरह से कर लेंगे इसे। देखो, उस सूत्र पे आधारित एक क्वेश्चन है कि सिल्वर घन निविड़ संकुलन CCP करता है और इसके एक्स किरण अध्ययन से कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई। सिल्वर परमाणु का घनत्व ज्ञात करो। परमाणु द्रव्यमान बराबर 106.7 माइक्रोन है। अब देखो क्या होता है कि घन निविड़ संकुलन है, तो परमाणुओं की संख्या, देखो उस क्वेश्चन पे आधारित, उस सूत्र पे आधारित एक क्वेश्चन है। सिल्वर घन निविड़ संकुलन CCP करता है और इसके एक्स किरण अध्ययन से कोर की लंबाई है 408.6 पिकोमीटर और सिल्वर परमाणु का घनत्व ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान है 106.7 माइक्रोन। अब देखो, पहले तो इसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। परमाणुओं की
संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? सीसीपी संरचना है तो 4, सीसीपी और एफसीसी एक ही मतलब है। अब ये जो कह रहा है कोर की लंबाई, ए का मतलब कितना है 408.6 पिकोमीटर, और यानी कि पिको को बदल देंगे 408.6 10⁻⁻12 मीटर, और सेंटीमीटर में बदल लो 408.6 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परमाणुओं की संख्या आ गई। इसके अलावा अपन देखते हैं क्या कोर की लंबाई आई गई, और क्या देखते हैं द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम कितना है 106.7 माइक्रोन है। ये किसमें होता है? ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, इसे किलोग्राम में बदल लो 106.7 किलोग्राम प्रति 106.7 गुणा 10⁻³ केजी प्रति मोल हो जाएगा कि नहीं? अब हमें आवोगाद्रो संख्या का मान पता ही रहता है हमें, तो D बराबर जमाना की ट्रिक लगा देंगे AQ इंटू एन। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा Z यानी कि 4, और M बराबर कितना होगा? M बराबर है 106.7 गुणा 10⁻³ बटे AQ की वैल्यू कितनी है 408.6 गुणा 10⁻⁻10, और इसका क्या करना है होल क्यूब गुणा, और आवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23। तो ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। अब इसका पहले तो तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा और फिर इनका गुणा भाग करना पड़ेगा, और तब जाके तुम्हारा घनत्व आएगा। और इसका मान जो है D बराबर आ जाता है 10.5 किलोग्राम प्रति सेमी गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेमी क्यूब, और इसे -3 को हटा दें तो 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब रह जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब तुम यो कहोगे साहब इतनी टफ कैलकुलेशन कैसे करनी है? वैसे तो आज तक इस वाले सूत्र पे कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर आ भी जाएगा तो पूरा तुम्हारे 3.25 घंटे जो भी हैं वो इसी कैलकुलेशन में निकल जाएंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअल सही आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस ये तो तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक सवाल करा दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, और आ भी गया तो फिर उसे कोई कर भी नहीं पाएगा। चलो और देखते हैं। देखो ये एक और क्वेश्चन कि सोना परमाणु त्रिज्या है उसकी 0.44 नैनोमीटर, फलक केंद्रित कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होता है, और इसके कोष्ठका की कोर की लंबाई ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। हमारे लिए R की वैल्यू दी गई है, R बराबर दे रखा है 0.44 नैनोमीटर, और हमसे क्या पूछा है ए पूछा है ए, और फलक केंद्रित है। एफसीसी के लिए ए और आर में क्या संबंध होता है? ए बराबर 2√2r। ठीक है, तो 2√2 का मतलब कितना होता है? 1.414 ही होता है, और गुणा आर की वैल्यू कितनी है 0.44, और ये जो वैल्यू आएगी किसमें? नैनोमीटर में। अब देखो इसका आंसर जो आ जाता है 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, ये कोर की लंबाई आ जाती है इसके की। कर लोगे? चलिए आगे और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस कठोर व भंगुर क्यों होते हैं?
इसका आंसर है क्योंकि इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण होता है और बल लगाने पर समान आवेश की परतें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, जिससे प्रतिकर्षण होता है और यौगिक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखो मैं इसे समझाता हूँ। देखो मैंने ये कोई आयनिक ठोस ले लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, कितना भी बड़ा ले सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो। मैंने केवल दो परतें लिए हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जैसे मैं इस पे बल लगाऊंगा, अब इस पे बल लगाऊंगा ना, तो देखो किस तरह से होगा। जैसे अपन आयनिक ठोस में हथौड़े की चोट लगा मारते हैं तो उस पे बल ही तो लगता है एकदम से। तो जैसे मैं इस पे बल लगाऊंगा तो क्या होगा, ये परत खिसक के आगे आ जाएगी, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस और इसके ये प्लस और फिर माइनस और ये प्लस और फिर माइनस, मतलब ये खिसक नहीं थोड़ी सी आगे सरक जाएगी। तो समान आवेश की परतें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और एक दूसरे के सामने आएगी तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से एकदम से वो फूट जाएगा, फटाक। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, भंगुर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। देखो हमने बताया था कि जितने Sr+2 होते हैं उतने ही धनायन की रिक्तियां होती हैं। यह शुद्धता दोष में से क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या होगा कि 10⁻³ मोल प्रतिशत, कहने का मतलब ये है कि 100 मोल NaCl में Sr+2 कितना है, 10⁻³ मोल। यानी तो एक यहाँ पे चूंकि तो 1 मोल NaCl में कितना Sr+2 हो जाएगा, 10⁻³ और बटे 100 मोल। ठीक है, ये Sr+2 के मोल निकल आए। तुम यो कहोगे कि साहब यहाँ पे SrCl2 है, SrCl2 लिख लो, पर Cl से Cl विस्थापित होगा तो उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है कि नहीं, विस्थापित कौन करना है हमें, Sr+2। तो इस वजह से Sr+2 को लेके चलते हैं। ये Sr+2 किस में आए, मोल। अतः जितने Sr+2 होंगे उतनी ही धनायनिक रिक्तियां होंगी। अतः धनायनिक रिक्तियों की संख्या, धनायनिक रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो इसका, और क्या है, 10⁻³ बटे 100 और इंटू Na, यानी कि 10 ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगी और गुणा 6.023 गुणा 10⁻23। तो 23 में 5 गए तो कितने बचे, 6.023 गुणा 10⁻18 हो जाएगा। 8 और 5 13, 10⁻18 ये आ जाएगी धनायनिक रिक्तियों की संख्या। ठीक है भाई, देखो इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे बोर्ड के या फिर बुक के, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी थे वो मैंने करा दिए, और वैसे इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और वैसे बुक में तो और भी अनेक क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर उनका कोई औचित्य नहीं है, ना तो आज तक उनमें से कोई क्वेश्चन आया, क्योंकि वो क्वेश्चन पुराने सिलेबस के हैं। सिलेबस चेंज हो गया है लेकिन क्वेश्चन वही की वही रख दिए हैं। तो इस वजह से जितना कराया है उसी को ही अगर पक्का कर लो तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन इतने से में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था और इस पहले चैप्टर का आज हमने अंत कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है। ओके, अब अगला पार्ट हम अगले दिन लेंगे।